आपका माइक बंद है प्रीति जी, आपका माइक बंद है। सुन रहे थे यूएसए से हमारे साथ जुड़ी कवयित्री विनीता श्रीवास्तव जी को, जिन्होंने बहुत सुंदर काव्य पाठ किया। मैं आभार व्यक्त करती हूँ हमारे साथ देश विदेश से जुड़े हुए उन तमाम दर्शकों का जो इस सरस काव्य संध्या का आनंद ले रहे हैं और अपने कमेंट्स के द्वारा हमारी सबकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। निशंक राष्ट्र यज्ञ में करेंगे आज आरती, निशंक राष्ट्र यज्ञ में करेंगे आज आरती, समर्थ देशभक्त को स्वतंत्रता पुकारती। अपनी काव्य पाठ की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बड़े ही आदर के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ अमेरिका के न्यू जर्सी राज्य से हमारे साथ जुड़ी कवयित्री आदरणीय वंदना वात्सायन जी को कि वे अपनी काव्य प्रस्तुति दें। बहुत बहुत स्वागत आपका वंदना जी। से जुड़े हुए हैं नमस्कार। और कविता महायज्ञ में मुझे ये मौका मिला कि मैं अपनी तरफ से कुछ कविताएं प्रस्तुत कर सकूं, इसके लिए आभार आप सभी का। तो पहली कविता जो है वो चूंकि ये माँ भारती महायज्ञ है, तो मैं पहली कविता भारत की जो गंगा नदी है, पतित पावन गंगा नदी, जो उसके बारे में ही कहना चाहूंगी, पढ़ना चाहूंगी। और ये मेरे दिल के करीब है, क्योंकि ये अमूमन कहें तो मेरे और गंगा की बीच की बातचीत है। इसमें गंगा की महिमा को भी सराहा गया है, और हम जो लोग हैं, जो हम सोचते हैं कि गंगा में नहाने के बाद सारे पाप धुल जाते हैं, आज भी बहुत सारी ऐसी धारणा है हमारे बीच, तो उसका भी जिक्र है। कुछ मानव संतति का विकास और कैसे गंगा से जुड़ा हुआ है, ये सब, इन सबों का जिक्र है। तो कविता की शुरुआत करती हूँ मैं। गंगा शीर्षक है गंगा। स्वागत है आपका। शुक्रिया। गंगा की कलकल धारा, गंगा की कलकल धारा, कहती तू रुक जा रे। गंगा की कलकल धारा, कहती तू रुक जा रे। गंगा और मेरे बीच की बातचीत है। गंगा की कलकल धारा, कहती तू रुक जा रे। मैं कहती गंगा तू बहती जा रे। तट है तेरा बड़ा निराला, तट है तेरा बड़ा निराला, बहती जिसमें निर्मल धारा। तट है तेरा बड़ा निराला, बहती जिसमें निर्मल धारा। धाराएं बहती जाती है, तू कभी नहीं रुक पाती है। धाराएं बहती जाती है, तू कभी नहीं रुक पाती है। लहरें कुछ गुनगुन गाती हैं, महिमा पर कुछ इतराती हैं। लहरें कुछ गुनगुन गाती हैं, महिमा पर कुछ इतराती हैं। पदनक की याद दिलाती हैं। बिल्कुल खन खन की आवाज जैसी गंगा की लहरें गाती रहती हैं। लहरें कुछ गुनगुन गाती हैं, महिमा पर कुछ इतराती हैं। पदनक की याद दिलाती हैं, तेरी पावन गरिमा में स्वर में अपना राग मिलाती है। तेरी पावन गरिमा में स्वर में अपना राग मिलाती है। मैं श्रांत पाथिनी हास त्राश में, मैं श्रांत पाथिनी हास त्राश में जीवन ढोती चलती हूँ। क्योंकि हम मनुष्यों की यही दशा है कि हम कभी कहीं खुशी, कहीं गम, ऐसे ही अपनी जीवन को ढोते चलते हैं। तो इसी का जिक्र है। मैं श्रांत पाथिनी हास त्राश में जीवन ढोती चलती हूँ। करती हूँ नमन, करती हूँ नमन, पुण्य सलील अपराध बोध दोहराती हूँ। हम कहते हैं गंगा माँ माफ करना, जितने भी पाप हुए वो सब, उन सब के लिए माफ करना, या कभी कोई भी गलती होती है तो हम क्षमा के लिए भी पहले अगर जब जाते हैं गंगा जी के पास, तो हम क्षमा याचना करते हैं। तो उसी का जिक्र है। करती हूँ नमन, पुण्य सलील अपराध बोध दोहराती हूँ। मेरी कुंठा में पतित पावनी, मेरी कुंठा में पतित पावनी, तुम मत अपना झाग भरो। बहती जाओ सागर तट में, सागर में सलिल सुहाग भरो। एक जैसे
माथे पे सिंदूर होता है, वैसे ही एक सुहाग की तरह नदी की धारा जो है बहती जाती है और मिलके सागर में मिलके एक सिंदूर की तरह जैसे कहते हैं ना, वो मिल जाती है। तो उसी का जिक्र है। बहती जाओ सागर तट पे, सागर में सलील सुहाग भरो, तेरे तट पर मानव संतति, तेरे तट पर मानव संतति कीर्ति गाथा गाएंगी, तेरे तट पर मानव संतति कीर्ति गाथा गाएंगी, निर्मल जल में तन मन धोकर मानवता फिर इतराएगी, मानवता फिर इतराएगी। हम हमेशा कहते हैं कि हम मनुष्य, हम भारतवासी जो है वो गंगा माँ को एक माँ का दर्जा है हमारी जिंदगी में। तो जब हम एक बार गंगा स्नान हो गया तो लोग, अभी भी हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसी धारणा है और हम सब में ऐसी धारणा है कि इतनी पूजनीय है गंगा कि हम नहा के उसमें एक बार स्नान करके ये कहते हैं कि चलो हमारा बहुत बड़ा काम हुआ, और हमने बड़ी एक तीर्थ यात्रा जैसे होती है वैसे एक चीज होती है। तो इसी पे ये कविता थी। आशा है आपको अच्छी लगी होगी। बहुत सुंदर कविता आपने पढ़ी और आपके सरस काव्य पाठ को सुनने के लिए देश विदेश से हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं। लता शंकर जी, अनुभा जी, विभा राज जी, सभी आपके, ज्योत्सना राजौरिया जी, शैलजा सक्सेना जी, धन्यवाद शैलजा अमरीशा जी, सभी आपके काव्य पाठ का आनंद ले रहे हैं और आपकी पूरी पूरी प्रशंसा कर रहे हैं। बहुत सुंदर काव्य पाठ आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप आगे पढ़ें। जी, दूसरी कविता है जो मैंने हमारे बिहार में आई, और मुझे लगता है कि कुछ यूपी और कुछ और जगहों में वट सावित्री की पूजा होती है, जहाँ वट वृक्ष के सामने सुहागिन औरतें पूजा करती हैं और उसको एक एक त्योहार की तरह हमारे यहाँ मनाया जाता है। मेरी जब शादी हुई तो मैं यहाँ अमेरिका सीधे आना पड़ा और मुझे कभी ऐसा समय नहीं मिला कि मैं अपने ससुराल या अपने मैके में किसी के साथ वट सावित्री व्रत मनाऊं, पर अमूमन यहाँ कहें कि यहाँ अमेरिका में भी भारत के लोग इतने हैं और अपनी संस्कृति को इतनी अच्छी तरह से आगे ले जा रहे हैं कि कुछ पता नहीं चलता कि हम भारत में हैं या विदेश में हैं। तो देश से दूर होकर भी जो एक त्योहारों का 30 त्योहारों का जो हम मनाते हैं साथ मिलकर, उसकी एक अलग छटा है। और उसी याद में मैंने एक सावित्री और सत्यवान की जो कथा है उसी पे एक कविता को लिखी है। तो चलते हैं कविता की ओर। शीर्षक है सावित्री और सत्यवान। इसमें अगर आप गौर करेंगे तो ये पूरी कथा ही, ये जो मैंने लिखी है वो कविता के रूप में ही लिखी है। तो सुनिए। राजश्री अश्वपति कन्या सावित्री, राजश्री अश्वपति कन्या सावित्री गुणवंत थी और रूपवती, अपने वर के खोज में निकली भाया वनवासी सत्यवान, भाया वनवासी सत्यवान नेत्रहीन थे उसके माता पिता, धन का भी न था अता पता। सत्यवान के जो माता पिता थे वो नेत्रहीन थे किसी कारणवश और उनके पास धन की भी बहुत कमी हो गई थी। तो उसी विषय पे इसमें मैंने अंकित किया है कविता के रूप में। नेत्रहीन थे उसके माता पिता, धन का भी ना था अता पता, उस पर सत्यवान अल्पायु था, उस पर सत्यवान अल्पायु था, नारद ने ज्ञात कराया था। नारद मुनि जब सावित्री के पिता के पास गए थे, राजा अश्वपति के पास, तो उन्होंने बताया था कि सत्यवान जो है वो अल्पायु है, पर सावित्री को सत्यवान से ही शादी करनी थी और उन्होंने मन ही मन उनको अपना पति मान लिया था। तो आगे की लाइन जो है, पंक्तियां जो हैं उसी पे उद्धृत है। सावित्री थी फिर भी अटल, घर छोड़ चली सत्यवान के संग, सावित्री थी फिर भी अटल, घर छोड़ चली सत्यवान के संग, दिन बीता और बीत गया साल, दिन बीता और बीत गया साल, आया जेठ अमावस्या काल, सावित्री का मन अधीर हुआ, सावित्री का मन अधीर हुआ, चिंता से मन विचलित हुआ,
गई सत्यवान के संग उपवन, गई सत्यवान के संग उपवन, व्याकुल था सत्यवान का मन, क्योंकि उस दिन वो उनके जीवन की का अंतिम क्षण था, इसलिए वो बहुत व्याकुल थे सत्यवान। और सावित्री को कहीं ना कहीं ये ज्ञात था, क्योंकि नारद जी ने पहले ही बताया था, इसलिए। अगली पंक्तियों में इसके बाद की जो चीजें हैं वो उद्दित है। पति के सिर पर गोद रखी, पति के सिर को गोद रखी, यमराज को की उसे शक्ल दिखी। पति के सिर को गोद रखी, यमराज की उसे शक्ल दिखी। बरगद का वो वृक्ष घना, बरगद का वो वृक्ष घना, ब्रह्मा विष्णु महेश का वास जहां। कहते हैं कि बरगद के वृक्ष के पास ब्रह्मा विष्णु और महेश का वास होता है। तो उसी को मैंने अपनी पंक्तियों में डाला है। छोड़ चली पति को वट वृक्ष के संग, छोड़ चली पति को वट वृक्ष के संग, हो चली पीछे यमराज के संग। अब आगे क्या होता है देखें। यमराज चकित होकर बोले, यमराज चकित होकर बोले, विधि का है यही विधान अभी, विधि का है यही विधान अभी, लौट जाओ तुम्हारा काम नहीं। क्योंकि उन्हें पता था कि जब मैं तुम्हारे पति का जीवन लेने आऊं तो तुम कितना भी यत्न कर लो, मैं तो लेके ही जाऊंगा। इस पर सावित्री जो है वो बहुत हठी थी, और उन्होंने अपने हठ के बल पर ही, जैसा हम जानते हैं कि अपने पति के प्राणों की रक्षा उन्होंने की। आगे की पंक्तियां उसी पर लिखी गई हैं। पर सावित्री थी खूब हठी, बोली मैं भी पीछे आऊंगी, स्वामी के प्राण वापस ले जाऊंगी। यमराज प्रसन्न होकर बोले, यमराज प्रसन्न होकर बोले, देता हूं तुम्हें 3 वर ये ले। उन्होंने 3 वर दिया था, जिसमें सावित्री ने क्या क्या वर मांगा आगे की पंक्तियों में मैंने लिखी है वो। मांगा सावित्री ने पहला 2 वर, मांगा सावित्री ने पहला 2 वर, दिव्य ज्योति और राजमहल। अपने सास ससुर के लिए उनका पूरा जो राजपाट था, उन्होंने पहले वो वर मांगा, और अपने सास ससुर के आंखों की रोशनी ज्योति को फिर से पुनः मांगा उन्होंने। मांगा सावित्री ने पहला 2 वर, दिव्य ज्योति और राजमहल, सास ससुर का दिन हुआ दिन सुखमय। फिर आई तीसरे वर की, फिर आई तीसरे वर की, सावित्री अब क्या मांग चली। 100 पुत्रों का वरदान ले ली, तथास्तु कहकर यमराज बढ़े। यमराज को पता नहीं चला और वो तथास्तु कह के उन्होंने वर दे दिया। बोले लौट जाओ अब अपने घर, बोले लौट जाओ अब अपने घर। सावित्री बोली हे प्रभु, पति को छोड़कर न जाऊंगी, पतिव्रता का पाठ मैं निभाऊंगी। पुत्रवती का आशीर्वाद दिया, आपने तो अभी अभी पुत्रवती होने का 100 पुत्रों के माँ होने का आशीर्वाद दिया मुझे, पुत्रवती का आशीर्वाद दिया, पति के बिना कैसे माँ बन पाऊंगी। अगली पंक्तियां हैं। यमराज प्रसन्न होकर बोले, यमराज प्रसन्न होकर बोले, देखा न कभी ऐसी नारी, पतिव्रता है जिनको इतनी प्यारी। देखा न कभी ऐसी नारी, पतिव्रता है जिनको इतनी प्यारी। यमराज हुए तब अंत ध्यान, सावित्री पहुंची वट के पास। सत्यवान हुए फिर से जीवंत, बन गया दोनों का साथ अनंत। धन्यवाद। ये कविता थी सावित्री और सत्यवान पर, वट सावित्री व्रत पर। जी, पूरी सावित्री और सत्यवान की कथा को आपने कविता में पिरो दिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शुक्रिया, शुक्रिया। अगली पंक्ति है, चूंकि हम दूर देश से रहते हैं, और जैसे साड़ी पहनना, और हमारे लिए भारत में रहते थे तो शायद हर रोज होता, या कभी, अब तो वहां भी त्योहारों होती, इस त्योहारों में ही लोग पहनते हैं, अपने हिसाब से कपड़े पहनते हैं। पर यहाँ साड़ी पहनने का एक अलग ही महत्व है। जब भी कुछ साड़ी की बात आती है तो एक अलग सा उमंग हो जाता है मन में कि हाँ पहनना है, कुछ उसकी तैयारी होती है, क्या करना है, कुछ नया क्या पहनना है, कुछ भी। तो उसी पे एक 6 गज जो है ना, ये एक 6 गज नहीं की चीज, कोई वस्तु नहीं, ये हमारी अंतर मन से हमारे बहुत जुड़ा हुआ रहता है, हम सब नारियों के। और इसका जो एक महत्व है, उसी महत्व पे मैंने एक कविता लिखी है, जिसका शीर्षक है 6 गज। ये 6 गज मेरा विश्वास है, ये 6 गज मेरा विश्वास है,
जो विश्वास आंचल फैलाकर अपने आराध्य से मंगल कामना करता है। भगवान के सामने हम सब स्त्रियां अपने आंचल फैलाकर एक बार आंचल समेट के ये कहते हैं कि जो अपनी मंगल कामना जितनी होती है वो फैलाकर करते हैं। तो ये साड़ी की एक और जो जुड़ी हुई है हमारी संस्कृति से, हमारी भावनाओं से, तो उसी पे है। अगली पंक्ति है, ये वो है जिसमें माँ अपने बच्चों को की तकलीफ समेट लेती है। ये वो है जिसमें माँ अपने बच्चों की तकलीफ समेट लेती है। इसी 6 गज में खोइछा देकर माँ बेटी को दुनिया की सारी खुशियां भर देती है। जब विदाई होती है बेटियों की शादी में, तो माँ अपनी बेटियों को खोइछा इसी आंचल में देकर विदा करती हैं, ताकि उनके घर की सारी सुविधा जो भी मंगल कामना करती हैं कि वो खुश रहे, संपन्न रहे। तो इसी 6 गज की साड़ी का एक जो आंचल का टुकड़ा होता है, उसी में माँ खोइछा देती हैं। ये 6 गज ही माथे पर रखकर मान मर्यादाओं की रेखा खींची जाती है। ये 6 गज ही माथे पर रखकर मान मर्यादाओं की रेखा खींची जाती है। ये 6 गज तीज त्योहारों की रौनक है। हम हमेशा तीज त्योहारों में हम औरतों को यही होता है, कौन सी साड़ी लेनी है, क्या लेनी है, कैसी लेनी है। तो ये अलग तरह की भावना होती है। ये 6 गज नहीं है, पर इसमें बहुत सारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। ये 6 गज तीज त्योहारों की रौनक है, यही बूढ़ी माँ की जरूरत है। बूढ़ी माँ को भी यही कहती है अपने बच्चों से कि कुछ नहीं, बस 2 साड़ी दे देना और खाने का दे देना, बस इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। तो यही बूढ़ी माँ की जरूरत है। तुम्हें क्या लगा मैं इसमें सिमट कर बंध जाऊंगी? ये प्रश्न इसलिए है क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि साड़ी पहनने वाली औरतें या जो गांव घर में औरतें होती हैं वो साड़ी पहन के रहती हैं तो वो बहुत संकुचित है या फिर वो आगे नहीं बढ़ सकती हैं। तो ये प्रश्न उनके लिए है। तुम्हें क्या लगा मैं इसमें सिमट कर बन जाऊंगी? नहीं, कभी नहीं। ये 6 गज वाला आंचल जब उड़ता है ना, ये 6 गज वाला जब आंचल जब उड़ता है ना, तब मेरी आशाओं को पंख लग जाते हैं। तो ये कविता यही समाप्त होती है। 6 गज साड़ी की जो महत्व है वो यही समाप्त होती है। बहुत ही अनछुए विषय को चुना आपने और बहुत ही सरस कविता आपने इस पे प्रस्तुत की और हमारे साथ बहुत से दर्शक जुड़े हुए हैं और आपकी सरस प्रस्तुतियों का आनंद ले रहे हैं। मैं हृदय तल से उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। भारती जी जुड़ी हुई हैं, शीतल जी, प्रीति यादव जी, अनामिका जी, सभी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। थैंक यू। धन्यवाद आप सभी का जो लोग जुड़े हैं और कुछ मेरे जानने वाले लोगों में भी हैं जिन सब की प्रेरणा और जिन सब के की कोशिश और कहे तो उन्होंने मुझे बहुत साहस दिया लिखने में। कभी उन्होंने बहुत साहस बढ़ाया, जब भी मैंने कुछ लिखा उसकी बहुत तारीफ की। तो वो सब जो भी जुड़े हैं यहाँ, उन सबका आभार। अगली कविता है, अभी चूंकि कोरोना काल था, हम सब लॉकडाउन में घर में बंद थे, तो मन में कुछ जैसे सावन आया, बारिश हुई, बाहर जब स्प्रिंग सीजन का होता है, वो बसंत ऋतु होता है, तो वहां पे जो भी फूल खिल रहे हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं, गिलहरी इधर से उधर घूम रहे हैं, तो इन सब का आनंद हम नहीं ले पाए। तो उसी पर एक कविता है छोटी सी, जो मैंने जिसे अपने शब्दों में बांधने की कोशिश की है। इसका शीर्षक है, चलो आज कुछ तूफानी कर लें। चलो आज कुछ तूफानी कर लें, थोड़ी ही सही मनमानी कर लें। चलो आज कुछ तूफानी कर लें, थोड़ी ही सही मनमानी कर लें। आज उन गिलहरियों से बात कर लें, चहकते पक्षियों से मुलाकात कर लें। आज उन गिलहरियों से बात कर लें, चहकते पक्षियों से मुलाकात कर लें। चलो आज कुछ तूफानी कर लें, थोड़ी ही सही मनमानी कर लें। अगली पंक्ति है, नई हरी पत्तियों की टोली है साख पर।
बसंत ऋतु में जब साख पे जब पतझड़ के बाद जब साख पर नई हरी पत्तियां आती हैं, तो उसी के बारे में जिक्र है। नई हरी पत्तियों की टोली है साख पर, हवा में पराग के झड़ने की खुशबू है जमकर। नई हरी पत्तियों की टोली है साख पर, हवा में पराग के झड़ने की खुशबू है जमकर। आज इनसे भी शरारत कर लें, आज इनसे भी शरारत कर लें, इनकी नजाकत का जायजा कर लें, क्योंकि वो बहुत नाजुक सी होती हैं, बहुत प्यारी सी छोटी सी पत्तियां, नन्ही नन्ही पत्तियां जब उगती हैं तो एक अलग ही आनंद होता है उनको देखने में। और चूंकि लॉकडाउन में सब अंदर रह के देखना होता, तो उसी पे ये सब लिखा गया है। बारिश में ना भीग पाने की कसक, बारिश में ना भीग पाने की कसक, क्योंकि सावन आया, बसंत ऋतु बीता, फिर सावन का महीना आया और तब भी हम अंदर ही अंदर बैठे रहे। तो उसी की जो कसक है उसके बारे में लिखी गई है ये पंक्तियां। बारिश में ना भीग पानी की कसक, मन को भिगा जाती है आंसू बनकर। बारिश में ना भीग पानी की कसक, मन को भिगा जाती है आंसू बनकर। चलो आज इससे भी शरारत कर लें, चलो आज इससे भी शरारत कर लें, इसे ही बरसात का नाम देकर। इसे ही बरसात को, जो आँख अंदर की जो वेदना है वो हमारी वेदना है, उसे न महसूस कर पाने की, उसी वेदना को जो हमारी आंखों से झरझर आंसू की तरह बह रहे हैं, उसी को बरसात का नाम दे देते हैं। चलो आज कुछ तूफानी कर लें, थोड़ी ही सही मनमानी कर लें। तो ये कविता समाप्त हुई यहीं पे। अगली कविता है इसी कोरोना में जीवन। ये छोटी सी कविता है, बहुत ही शायद कहें कि शब्दों में है, लेकिन ये सारे हमारा जो जीवन रहा उस काल में, कोरोना काल में, उसको ही दर्शाती है। घर आंगन चौखट द्वार, घर आंगन चौखट द्वार, यही है संसार। इसके आगे कुछ नहीं था, क्योंकि घर में बंद रह रहे थे हम सब। फूल पत्ती मृग खग, फूल पत्ती मृग खग, इनका है सुख, क्योंकि उन्हें चहचहाने से कोई रोक नहीं रहा था, उन्हें बाहर खुले स्वच्छंद उड़ने से कोई नहीं रोक रहा था। ईर्ष्या द्वेष प्रतिद्वंदिता सब है बंद, ईर्ष्या द्वेष प्रतिद्वंदिता सब है बंद, रंग रचना पाक कला इसमें रमा है जीवन। शायद इस कोरोना काल में जितने भी खाने की रेसिपीज जो लोगों ने बनाई हैं, बहुत सारी चीजें लोगों ने सीखी है। किसी ने जिन सबके मन में जो अंदर की एक इच्छा थी, एक शौक था, जो वो कहीं पूरा नहीं कर पा रहे थे, इस कोरोना काल में मुझे लगता है कि सबने पूरी की है। तो ये दुखद तो था, पर कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों पे हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, बहुत सारी नई चीज़ें सीखी है कि इस ऐसे समय में भी कैसे जिया जा सकता है, कैसे सब चीज़ से दूर रह के भी हम जुड़े रहें। तो कविता ये समाप्त हुई। अगली कविता आपकी इजाजत हो तो मैं फिर दूसरी सुनाती हूँ। जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो दूसरी कविता है जो महिला दिवस पर मैंने लिखी थी। हर नर में होती है नारी, क्योंकि नारी और नर दोनों अलग नहीं है, दोनों एक भगवान सृष्टि की ही एक देन है, और कहीं दोनों शारीरिक रूप से अलग अलग हैं, पर हर जगह नारी जो है वो हर जगह है। तो उसी पे ये कविता है, चलिए सुनते हैं। हर नर में होती है नारी, फिर भी कहलाती बेचारी। हर नर में होती है नारी, फिर भी कहलाती बेचारी। धर्माता का रूप नर को गर्भ में 9 माह रखती है नारी। सृष्टि की रचयिता नारी ही होती है, और 9 माह का जो वो समय होता है, मैं भी एक माँ हूँ, 2 बच्चों की माँ हूँ, तो मुझे ये एहसास है कि कितना महत्वपूर्ण होता है ये माँ शब्द। माँ की ममता न्यौछावर कर,
माँ की ममता न्यौछावर कर नर को प्यार का पाठ पढ़ाती नारी। माँ की ममता न्यौछावर कर नर को प्यार का पाठ पढ़ाती नारी। भार्या और प्रेमिका बन नारी, नर के जीवन की रफ्तार बढ़ाती नारी। क्योंकि हम जब नर कहें तो पुरुष यूं कहा जाता है कि जिम्मेदारी तब आती है जब वो या तो पिता बनते हैं या तो किसी की जिम्मेदारी या पति बनते हैं। अमूमन ऐसा कहा जाता है। ऑब्वियसली बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं जहां सब लोग जिम्मेदार हैं, पर उनके ऊपर एक जिम्मेदारी का ये बोध आता है कि उन्हें आगे बढ़ना है, उनके जीवन में अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, अपनी पत्नी के लिए कुछ करना है, अपनों के लिए करना है। तो ये जिम्मेदारी तभी आती है जब उनकी शादी होती है या वो पिता बनते हैं। तो इसी बात पे लिखी थी कि नर के जीवन की रफ्तार बढ़ाती नारी। अब रिश्ते तो बहुत हैं पुरुष के जीवन में, नर के जीवन में नारी का, और नारी के जीवन में नर का। कुछ और ऐसे रिश्ते बहुत ही सुंदर रिश्ते हैं, जैसे बेटी और बहन। बेटी और बहन के रूप में नर को जिम्मेदारी का बोध कराती नारी। फैला जब जब जग में प्रताप नर का, फैला जब जग में प्रताप नर का, सफलता का श्रेय बन रह जाती नारी। तो ये जो पंक्तियां हैं इसमें कुछ कटाक्ष कहें या कुछ दुख भी है और कुछ सुख, अच्छी भी चीजें हैं कि सफलता जब पुरुष को मिलती है तो अक्सर कभी जैसे कहते हैं कि हम मेरी सफलता के पीछे मेरी पत्नी का हाथ है या मेरी माँ का हाथ है, इस तरह से। पर कहीं ना कहीं ये सफलता बस उतनी ही जगह तक सीमित रह जाती है। काली दुर्गा का रूप धर, काली दुर्गा का रूप धर नारी, नर के अहंकार का सर्वनाश करती है नारी। तो जब भी मैं ये नहीं कहूंगी नर, पर यहाँ ये पंक्तियां बस इसलिए उदित हुई कि एक उदाहरण है उसमें, जैसे हमने सुना है अपने दुर्गा का, काली का, इन सब का, कि उन्होंने महिषासुर का वध किया जब, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए इस पंक्तियों को मैंने लिखी थी। पर अहंकार तो किसी के पास भी हो सकता है, नारी के पास भी, नर के पास भी, पर ये उसी लाइन को उदित करते हुए लिखी गई थी। सृष्टि की रचयिता नारी, झुलस रही अब भी बेचारी। तो अभी भी हम जानते हैं, जैसा कि लोग दहेज के लिए बेटियों को जलाते हैं, अपनी बहुओं को जला दे रहे हैं, या अपनी बेटियों को पढ़ने की इजाजत नहीं देते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जहां हम पिछड़े हुए हैं। तो जबकि बहुत सा हम नारियों की का इम्पोर्टेंस अगर महत्व देखें तो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे दोनों ही एक सिक्के के दोनों अलग अलग पहलू हैं, पर बराबरी अभी भी थोड़ी कमी होती है कहीं कहीं। तो ये कविता यही तक थी, समाप्त हुई। अगली कविता है दिनचर्या दृश्यांकन, जो जाड़े के दिनों में गांव का एक माहौल होता है। मेरा जीवन कहे तो मेरे 5 साल का समय गांव में बीता है। थोड़ा बहुत ज्यादातर मेरे नानी में बीता है। और गांव जब जाड़े के दिनों में आप देखे होंगे कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हम नहीं देख पाते हैं। एक अलग ही माहौल होता है, एक अलग ही हमारा जुड़ाव होता है उस और अभी भी हम जुड़े हुए हैं। जो लोग जुड़े हैं, इन्होंने देखा है, वो महसूस किया है, उन्हें फिर से एक बार उस समय में जाने का मन जरूर करता होगा। ये देशांकन है। वंदना जी जी। आपका वीडियो फ्रीज हुआ है, आप एक बार आउट करके इन करो ना। ओके ओके ओके, फिर से करो। आप आउट करके इन करो, क्योंकि जी। आपका वीडियो फ्रीज हुआ है, प्लीज। शैलेजा, प्रीति जी आप कमेंट्स ले लो तब तक।
वंदना जी बहुत ही शीघ्र हमसे दोबारा जुड़ेंगी और पटल पर हमारे सुधी दर्शकों के बहुत ही सरस कमेंट्स आ रहे हैं। आदरणीय मधु शर्मा जी हमसे जुड़ी हैं, ममता लड़ीवाल दीदी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। जी मैं सभी को हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और आप सब इतना समय दे रहे हैं, इतना स्नेह दे रहे हैं, काव्य पाठ को पसंद कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी वंदना जी आप शुरू करें। जी, तो अगली कविता है वो जो जाड़े की दिनों की के दिनों में जो गांव की का एक माहौल होता है उस पे है। ये एक दृश्य की तरह मैंने लिखा है अपने जो मैंने देखा है ने महसूस किया है अपने बचपन में, उसी को मैंने शब्दों में पिरोया है। आंगन की धूप, बरामदे की खाट, आंगन की धूप, बरामदे की खाट, दादी का गुड़गुड़ाता हुक्का, सिलवट्टे पर मसाला पीसती चाची, सिलवट्टे पर मसाला पीसती चाची, मिट्टी के नए चूल्हे पर धुआं उड़ाती माँ और लोर झोर होती उनकी दोनों आंखें। दूसरा दृश्य है बोरसी पर उबलता दूध। बोरसी एक मिट्टी का होता है, बनता है, जो गांव में ऐसे जो लोग जुड़े हों वो ज़रूर जानते होंगे। और मैं चूँकि बिहार से हूँ तो मुझे हमारे तो हर जाड़े के दिनों में ये दिनचर्या था कि बोरसी को सुबह-सुबह आग में उसमें लगाकर और उसको बनाकर और फिर रात को उसका आनंद लिया जाता था खाट जो होती थी उसके नीचे डाल के, ताकि गर्मी रहे। तो बोरसी पर उबलता दूध, छाली की परतें बनाता, सुजनी पर बैठी गाती बांधे छोटे बच्चे। गाती एक तरह का गांव में क्या होता है कि बच्चों को शॉल को माँ जो होती है वो बांध देती हैं थोड़ा अलग से, उसको गाती कहते हैं। तो ये गाती जो है वो बच्चों को जाड़े के दिनों में गांव में अभी भी मैं देखती हूँ कि कुछ लोग जिन्हें ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि जिन्हें स्वेटर नहीं है या ऐसा, बट उससे क्या होता है कि बच्चे के पूरे शरीर का पूरा शरीर ढका रहता है तो ठंड नहीं लगती है, इसलिए शायद वो इसलिए बांधा करते थे। तो बोरसी पर उबलता दूध, छाली की परतें बनाता, सुजनी पर बैठ गांती बांधे छोटे बच्चे, हरे चूड़े और गुड़ का स्वाद लेते। जाड़े के दिनों में ही हमारे यहाँ धान की जो फसल होती है वो पूरी बन जाती है और वो हरे हरे धान से चूड़ा कुटवाया जाता है। शायद आप में से जो सुन रहे होंगे वो जानते होंगे कि वो धान का वो जो पहला चूड़ा होता है वो तिल संक्रांत के टाइम समय में खाया जाता है। तो हरे चूड़े और गुड़ का स्वाद लेते बच्चे, अंदर लकड़ी की अलमारी से दही और मिट्टी के बर्तन की आती खुशबू। तीसरा दृश्यांकन है पिताजी के जूते की आहट और खांसना। पिताजी के जूते की आहट और खांसना, उनके हाथ में हरे चने की झंगरी। चने का जो हरा चना है हमारे यहाँ बिहार में, हम उसे यूं नहीं खाते हैं कि छीला हुआ जो मिलता है बाजार में, हमारे यहाँ गांव में पूरा पेड़ आता था, उसको झंगरी कहा करते हैं। तो पिताजी के जूते की आहट और उनका खांसना, उनके हाथ में हरे चने की झंगरी, देख दादी के चेहरे की मुस्कान, देख दादी के चेहरे की मुस्कान, माँ और चाची का हाथ अचानक अपने पल्लू पर चले जाना। क्योंकि अभी भी गांव में या जो लोग मानते हैं वो अपने इवन यहाँ तक कि अपने पति से भी के सामने भी सर पे पल्लू रखा करते हैं। तो ये एक जाड़े के दिन का दृश्यांकन था जिसे मैंने कविता के रूप में प्रस्तुत किया, और ये बहुत ही दिल को छूने वाली चीज है क्योंकि ये इसमें हमारा बचपन, हमारा गांव, हमारा देश जीता है। तो ये कविता यही समाप्त। जी वंदना जी, सुदूर न्यू जर्सी में बैठकर भी आपने बिहार के गांव की सैर करा दी और एक एक दृश्य में आपने अपने भावों से उसको बिल्कुल सजीव कर दिया। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। अभी समय है तो मैं अगली कविता पढ़ूं या? जी आपके पास अभी है समय, आपके पास 2:15 बजे तक का समय है, आप 2-3 मिनट पहले छोड़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
तो अगली कविता है बच्चे। चूंकि बच्चे बहुत ही कहते हैं भगवान का स्वरूप होते हैं, तो ये कविता मैं बताना चाहूंगी कि मैंने अपने बचपन में ही ये कविता लिखी थी बच्चों पे। बचपन कहूँ तो हाँ, कुछ 10वीं क्लास में थी तभी मैंने लिखी थी ये कविता। और मैं ये भी बताना चाहूँ कि मेरे नाना जी का सानिध्य था, जो कि मैं अब आज जो भी लिख रही हूँ और अच्छा या थोड़ी और कोशिश अभी करनी है मुझे, तो ये सब उनका ही सानिध्य था। और हमारे यहाँ बड़ों का जो सानिध्य रहा, उसी के बलबूते पे मैं कुछ लिख पाई थी और लिख रही हूँ। तो उसी बचपन के बच्चों के बारे में कविता पढ़ते हैं। इसका शीर्षक है प्यारे बच्चे। छोटी सी कविता है। प्यारे हम बच्चे हैं प्यारे प्यारे, हम बच्चे हैं प्यारे प्यारे, मिलजुल आपस में रहते। हम बच्चे हैं प्यारे प्यारे, मिलजुल आपस में रहते, भोली भाली प्रकृति हमारी, शीत उष्ण सब कुछ सहते। भोली भाली प्रकृति हमारी, शीत उष्ण सब कुछ सहते, हमें किसी से नहीं शिकायत, हमें किसी से नहीं शिकायत, झगड़ा झंझट कहीं नहीं। हमें किसी से नहीं शिकायत, झगड़ा झंझट कहीं नहीं, हम हैं फूलों से खिलते, हंसते हंसते दुख दर्द सहे। बचपन में ऐसा होता है कि हम माँ बच्चों को तकलीफ होती है तो हमें लगता है पता नहीं कितनी तकलीफ हो रही होगी, पर बच्चों का ऐसा होता है कि उन्हें थोड़ी देर में बहला दो तो वो अपनी तकलीफ भूल जाते हैं। तो उसी पे ये पंक्तियां थी कि हंसते हंसते दुख दर्द सहे। सूरज चांद सदा हंसते हैं, सूरज चांद सदा हंसते हैं, हंसी हमारी ज्योतिर्मयी, आंसू मेरे ओस बने हैं, दूबों पर आलोकमयी, दूबों पर आलोकमयी। तो ये कविता खत्म। जी, बच्चों का मन ऐसे ही कोमल होता है और वो क्षण में नाराज होते हैं, क्षण में मान जाते हैं, क्योंकि वो किसी से भी द्वेष भाव नहीं रखते, निश्चल होते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। और उसी निश्चलता की जो बात आपने की और नाराजगी की, उसी पे अगली कविता जो है वो बचपन पे ही है। ये बचपन में मैंने बचपन में नहीं लिखी थी, ये अभी मैंने लिखी है अपने बचपन को याद करते हुए। स्वागत। शुक्रिया। कविता की पंक्तियां मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। अपनी बातें सुनकर खुश होती हूँ, अपनी बातें सुनकर खुश होती हूँ, बचपन में जब तुमसे मिलती हूँ। अपनी बातें सुनकर खुश होती हूँ, बचपन जब मैं तुमसे मिलती हूँ। माँ की ममता बाबा का प्यार, माँ की ममता बाबा का प्यार, बचपन में था अधिक दुलार। भाई बहन का साथ निराला, भाई बहन का साथ निराला, नानी की तो कहानियों ने पाला। मैंने नानी की कहानियां बहुत सुनी है, बहुत बचपन में परेशान करती थी नानी को, कुछ सुनाओ तभी सोना है। तो वो बहुत सारी कहानियां सुनाती थी जिसकी जो स्मृति में थी मेरी, तो इसलिए मैंने इन पंक्तियों में उसको पिरोया है। अपनी बातें सुनकर खुश होती हूँ, बचपन जब मैं तुमसे मिलती हूँ। पल में हंसना पल में रोना, पल में हंसना पल में रोना, वो रूठना और लौट जाना। आंसू की माला बनती थी, आंसू की माला बनती थी, हंसी की फुलझड़ी लगती थी। क्योंकि बच्चे ऐसे होते ही हैं प्यारे। मैं अपने बच्चों को भी देखती हूँ कि थोड़ी देर में रोना और कुछ भी कोई भी चीज उन्हें बाहर मिले तो उनको लेना है तो वो लौट जाते हैं। बिल्कुल, उन्हें किसी जगह की परवाह नहीं होती, उन्हें ये नहीं पता होता कि कहाँ हम हैं, क्यों हमें नहीं करना चाहिए, उन्हें किसी की फिक्र नहीं होती है। और तुरंत ही वो जब उन्हें कुछ वो चीज मिल जाती है तो हंसी की फुलझड़ी भी झड़ जाती है उनके साथ। अपनी बातें सुनकर खुश होती हूँ, बचपन जब मैं तुमसे मिलती हूँ। अगली पंक्तियां हैं जो आपने चिंता फिक्र की बात की, उस पे ही है। चिंता फिक्र किसी की ना थी, चिंता फिक्र किसी की ना थी, ईर्ष्या द्वेष की जगह नहीं थी। संगी साथी का प्यार निश्चल था, संगी साथी का प्यार निश्चल था, मासूमियत से था भरा खजाना। अपनी बातें सुनकर खुश होती हूँ, बचपन जब मैं तुमसे मिलती हूँ। अगली पंक्ति है
खेल खिलौने मन को भाते थे, खेल खिलौने मन को भाते थे, चंदा मामा भी रोज आते थे। नानी की कहानियों में या मम्मी के गीत में चंदा मामा हमेशा आते थे कि चंदा मामा, एक गीत हुआ करता था, चंदा मामा आरे आवो बारे आवो नदिया किनारे आवो, सोने के कटोरी में दूध भात ले आवो। तो ये एक्चुअली मैंने जो अभी गाया ये मगही की का एक गीत है, हमारे यहाँ बच्चों को सुनाया जाता है रात में जब बच्चे खाना नहीं खाते हैं तो उनको खाने के लिए सुनाया जाता है। तो इसलिए हमारी कहानियों में, गीत में, हर किस्से में चंदा मामा आते थे। खेल खिलौने मन को भाते थे, चंदा मामा भी रोज आते थे। खबर न होती थी सुबह की, खबर न होती थी सुबह की, ना होता शाम का ठिकाना। अपनी बातें सुनकर खुश होती हूँ, बचपन जब मैं तुमसे मिलती हूँ। अगली पंक्तियां हैं। तितलियों के पीछे भागी थी, तितलियों के पीछे भागी थी, परियों की कहानियों में जागी थी। परी की कहानी ऐसे लगती थी कि अपनी ही कहानी हो, मैं ही परी हूँ, उस तरह से सिंड्रेला की कहानी या बचपन में जो भी परी माँ और नानी ये लोग सुनाते थे कि एक परी हुआ करती थी, तो लगता था कि जैसे हम खुद को, अपने आप को देखते थे उस परियों की कहानियों में। तितलियों के पीछे भागी थी, परियों की कहानियों में जागी थी, जिद की अपनी दुनिया थी तब, जिद की अपनी दुनिया थी तब, तुतलाती कह देती थी सब। अपनी बातें सुनकर खुश होती हूँ, बचपन जब मैं तुमसे मिलती हूँ। याद आती है वो कागज की कश्ती, याद आती है वो कागज की कश्ती, बचपन की वो मौज और मस्ती। लॉलीपॉप अब भी भाता है, बचपन कितना याद आता है। याद आती है वो कागज की कश्ती, बचपन की वो मौज और मस्ती। लॉलीपॉप अब भी भाता है, बचपन कितना याद आता है। अपनी बातें सुनकर खुश होती हूँ, बचपन जब मैं तुमसे मिलती हूँ। तो ये कविता यही समाप्त हुई। बहुत सुंदर। बचपन से मिलते रहना चाहिए, उससे जीवन में रस बना रहता है। बिल्कुल बिल्कुल और एक अंदर हमारे बचपन का होना बहुत जरूरी है। जी। अगली कविता ये कोरोना काल में ये इको हो रहा है कुछ। आपके काव्य पाठ का आनंद ले रहे हैं अमरीशा सिंह जी, डॉक्टर रूपल श्रीवास्तव जी और लता शंकर जी, वीरा सिंह जी, पुष्पा मिश्रा जी, सभी अपने अपने बचपन की यादों में लौट गए हैं। अनूप भार्गव जी, सभी को रचना बहुत पसंद आई है। जी, सभी अपने बचपन की यादों में एक बार फिर से घूमकर आ गए हैं। आपकी रचना ने सभी को बहुत आनंदित किया। धन्यवाद धन्यवाद, शुक्रिया। अगली कविता है, मैं चूंकि अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में राज्य में रहती हूँ और यहाँ से न्यूयॉर्क शहर जो है वो बहुत पास है और मेरे पति जो है वो न्यूयॉर्क में ही काम करने जाते हैं, तो हमारे लिए एक रोज का दिनचर्या था न्यूयॉर्क के बारे में जानना। और जब कोरोना काल हुआ तो लॉकडाउन लग गया था, तो एक अलग ही तरह के आपने अगर सुना होगा तो न्यूयॉर्क की लाइफ एक अलग होती है जो शहर की लाइफ है वो बिल्कुल चमकता सितारे की तरह कहूँ मैं तो वैसा है, जो कभी बुझा नहीं। मैंने अपनी याद में कभी नहीं देखा 10 वर्षों में, पर कोरोना काल में ऐसा लगा कि थोड़ी उसकी चमक कम हो गई थी क्योंकि वो लॉकडाउन था और शहर बहुत ही उदास दिख रहा था। तो उसी पर एक कविता मैंने लिखी थी जो मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी। इसे मैंने बहुत मंचों पर भी प्रस्तुत किया हुआ है और ये रेडियो मिर्ची पर भी इसकी प्रस्तुति हुई थी पिछले साल। तो कविता का शीर्षक है मेरा शहर। मेरा शहर बड़ी बड़ी मीनारों वाला, रौनक से भरपूर, अरमानों की ऊंचाई छूने वाला। मेरा शहर बड़ी बड़ी मीनारों वाला, रौनक से भरपूर, अरमानों की ऊंचाई छूने वाला। मेरा शहर आज शांत है, मेरा शहर आज उदास है। कहते थे दिन रात कभी ये ना सोता है, कहते थे दिन रात कभी ये ना सोता है, वो आज भी ना सोता है पर उदासी में रोता है।
कहते थे दिन रात कभी ये ना सोता है, वो आज भी ना सोता है पर उदासी में रोता है। मेरा शहर जगमगाती बिजलियों की चकाचौंध सा होता था। मेरा शहर जगमगाती बिजलियों की चकाचौंध सा होता था। मेरे शहर में हर एक दिन नया सा होता था। पर आज सब शांत है। मेरा शहर आज उदास है। बस्ती बस्ती गली गली, बस्ती बस्ती गली गली सब जैसे रह गए हैं ठहर। बस्ती बस्ती गली गली सब जैसे रह गए हैं ठहर। ठहर गए हैं अब आठों पहर। क्योंकि मेरा शहर शांत है। मेरा शहर आज उदास है। वो ब्रॉडवे की भीड़ भाड़, न्यूयॉर्क जो शहर है उसमें ब्रॉडवे है और वो बहुत ही अलग दृश्य होता है, बहुत ही खुशनुमा कहें तो होता है। तो और काफी भीड़ भाड़ वाली जगह है वो ब्रॉडवे की भीड़ भाड़ और अप से डाउन टाउन का ताव। वो ब्रॉडवे की भीड़ भाड़ और अप से डाउन टाउन टाउन का ताव। वो सड़कें वीरानी हैं जिनकी अनगिनत कहानी। वो सड़कें वीरानी है जिनकी अनगिनत कहानी। आज शांत है क्योंकि मेरा शहर आज कहानियों में एकांत है। मेरा शहर आज उदास है। अचरज से भरपूर, अचरज से भरपूर लेडी लिबर्टी की शान से चूर। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो दुनिया के विशेष जगहों में जाना जाता है वो यहीं न्यू जर्सी में है, पर न्यूयॉर्क से भी लोग जाते हैं और न्यू जर्सी से भी जाते हैं उसे देखने के लिए। तो उन्हीं पर पंक्तियों में मैंने कुछ पिरोया है। अचरज से भरपूर लेडी लिबर्टी की शान से चूर। वो सायरन का बजना अचंभित सा कर जाए। वो सायरन का बजना अचंभित सा कर जाए। टैक्सी और कार का रफ्तार में आना, इसी को तो कहते हैं शहर का गाना। पर आज सब शांत है। पर आज सब शांत है क्योंकि मेरा शहर बीमार है। मेरा शहर आज उदास है। क्रिसमस में एक बहुत ही अच्छा दृश्य होता है न्यूयॉर्क शहर का। हर जगह सजे होते हैं, चाहे वो पेड़ हो या इमारतें हो, सब सजी धजी, एक दुल्हन सी सजी जैसे सजी होती है वैसे ही पूरा शहर सजा रहता है। तो उन्हीं पे पंक्तियों हैं अगली पंक्तियां। वो क्रिसमस में शहर का दुल्हन सा सजना, लोगों का वहां मिलना और जुलना। वो टाइम स्क्वायर की रातों की लाली। टाइम स्क्वायर जो है वो आपने देखा होगा अगर तो बिल्कुल रेड लाइट वहां पे जलती रहती है और बहुत ही अलग सा दृश्य होता है। कहते हैं कि वो अगर कभी रात में आप जाएं टाइम स्क्वायर तो बहुत ही सुंदर दृश्य होता है। और लोग उस हर बार जब भी न्यूयॉर्क सिटी जाते हैं, टाइम स्क्वायर जाते हैं, तो कभी वो बोर नहीं होते, कभी उन्हें अलग फील नहीं होता है कि हम बार बार आ रहे हैं। हर दिन एक नया सा होता है वहां पे, हर रात एक नई सी होती है और दिन भी। तो वो क्रिसमस में शहर का दुल्हन सा सजना, लोगों का वहां मिलना और जुलना। वो टाइम स्क्वायर के रातों की लाली, सजती थी जब सेंट्रल पार्क की भी डाली। लगता था जैसे होने वाली है शादी। पर आज सब शांत है क्योंकि मेरा शहर उदास है। अंतिम पंक्तियों में एक ईश्वर से वो एक निवेदन है था उन दिनों में कि मेरे शहर को फिर से उसी तरह जगमगा दो। तो उसी पे कुछ पंक्तियां हैं। ए मेरे मौला इतना करम करना, ए मेरे मौला इतना करम करना, मेरे शहर को अब संक्रमण के चरम पर मत रखना। मेरे शहर को फिर हंसा देना क्योंकि मेरा शहर सपनों की उड़ान है। मेरे शहर में हम सबकी जान है। तो ये कविता यही समाप्त हुई। बहुत सुंदर भाव आपके। सभी के हित की कामना करते हुए, सभी को स्वस्थ रखने की कामना करते हुए आपके बहुत ही सुंदर भाव, और बहुत सारे दर्शक देश विदेश से आपके इस काव्य पाठ को सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं और आपकी बहुत बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी समय है तो मैं और सुनाऊं या फिर जी आप एक रचना और सुनाइए। तो
ये हमारे यहाँ बिहार में सावन में बेटियों को सावन पुरिया जाता है। मतलब उसमें बेटी की के कपड़े और बच्चे हैं तो बच्चों के कपड़े, कभी कभी पूरे परिवार के कपड़े, पति के कपड़े, तो वो सब जाता है। और कहे तो हरी साड़ी और सिंदूर और चूड़ी तो जरूर से जरूर जाए, कुछ और जाए ना जाए, इतना तो जरूर जाता है। और हर माँ की एक ख्वाहिश होती है कि सावन में अपनी बेटी को सावन पुरिया जरूर भेजे। और बेटी को भी उसकी आस लगी रहती है कि कब मेरा सावन का पुरिया आएगा। तो ये चूंकि ये शायद मुझे लगता है बिहार में ज्यादा होता, ये मनाया जाता है, तो शायद सबको पता ना हो, पर ये भाव जो है, ये बेटी और माँ और उसके सावन के प्रति जो मैके का एक प्यार है, वो मुझे लगता है हम सबके पास है। तो उसमें किसी कोई कमी नहीं है, उसके वो कहीं नया नहीं है। तो उसी पर एक कविता है, सावन पुरिया। छम छम गिरे बारिश की बूंदे, छम छम गिरे बारिश की बूंदे, सावन की आई बहार रे। छम छम गिरे बारिश की बूंदे, सावन की आई बहार रे। अम्बुआ तले, अम्बुआ के डाली बैठी कोयल बाबुल से पूछे, अम्बुआ के डाली बैठी कोयल बाबुल से पूछे, कब आएगी बिटिया तोहार, कब आएगी बिटिया तोहार। क्योंकि नहर में, मैके में सबको आस लगी रहती है कि आपकी बिटिया कब आएगी, कब आ रही है। और माँ बाप भी बड़े, जब बिटिया आने वाली होती है तो बड़े सबको बोलते हैं हमारी बेटी आने वाली है, हमारे घर में एक्चुअली कहे तो एक रौनक आती है बेटी के आने पे। तो उसी को वो अपने बहुत ही एक अलग ही जुड़ाव होता है नहर से। खेतों में लचकाए हरियाले धान, खेतों में लचकाए हरियाले धान, पहरोपा पर बने हैं ढेरों पकवान। पहरोपा एक नया शायद शब्द आप सुन रहे होंगे। पहरोपा बिहार में जो होता है, वो जब धान छोटे पौधे जब होते हैं, उसके पहली बार जो बीज बोया जाता है, तो जो छोटे पौधे होते हैं उन्हें निकाल करके फिर से उन्हें रोपा जाता है। रोपा मतलब उन्हें फिर से लगाया जाता है मिट्टी में, खेत में। तो उस दिन को पहरोपा कहते हैं। और इसे पहरोपा, इस दिन पहरोपा पर हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जो भी लोग काम कर रहे होते हैं और उन सब के लिए बहुत सारी चीजें बनती है, खाने की चीजें, ज्यादातर दाल भात। मैं दाल भात इसलिए बोल रही हूँ कि बिहार की ये सारी, इसके सारे शब्द हैं, तो और मैं इसे छोड़ नहीं सकती, मिट्टी से जुड़ाव है तो ये तो आ ही जाता है हमेशा। तो दाल भात और 5 तरह की सब्जी, पापड़, ये सब बहुत सारी चीजें बनती हैं ताकि आप सबको खिला सके। तो उसी पर है, खेतों में लचकाए हरियाले धान, पहरोपा पर बने हैं ढेरों पकवान। बिटिया दुलारी बाबा की प्यारी, बिटिया दुलारी बाबा की प्यारी, दूर देश जाके बस गई ससुराल। तो यहाँ पे मुझे खुद भी कभी कभी लगता है कि जो मैंने बचपन में ये सब देखा था, तो वो अब नहीं मिल पाता है, और शायद हो या ना हो पता नहीं, पर शब्दों के माध्यम से मैं हमेशा जीती हूँ इन सबको। आस लगाए अम्मा मन में है सोचे, आस लगाए अम्मा मन में है सोचे, कब आएगी सावन में बिटिया हमार। घेवर मिठास लिए परदेस बैठी है बिटिया, घेवर मिठास लिए बैठी पर घेवर मिठास लिए परदेस बैठी है बिटिया, नहर की सताए उसे याद, कब आएगी सावन पुरिया की सौगात। तो कविता ये यही खत्म हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे सुनने के लिए। आप सबों का, जो भी दर्शक सुन रहे हैं फेसबुक लाइव पर या यूट्यूब पर, उनको मुझे सुनने के लिए सबका बहुत बहुत आभार, और आपका भी आभार। अभी आप सब सुन रहे थे हमारे साथ अमेरिका के न्यू जर्सी राज्य से जुड़ी हुई वंदना वात्स्यायन जी को, जिन्होंने बहुत ही सुंदर काव्य पाठ किया, बहुत ही सुंदर काव्य प्रस्तुति की। विदेश में रह करके भी देश की मिट्टी से जुड़ी हुई प्रस्तुतियां उन्होंने दी। एक एक त्योहार, एक एक
पुरानी यादों को याद करते हुए भावों के रस में सराबोर किया उन्होंने।